नमस्कार सभी बच्चों को एक बार फिर से। आज अंतिम पेपर की तैयारी करते हुए हम लोग सामाजिक ज्ञान की ओर बढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 10 नंबर तो बिल्कुल पक्के करके जाएंगे। 10 मार्क बिल्कुल पक्के होंगे एसएसटी के। और वो कहाँ से होंगे? तो मैपिंग से। मानचित्र जो आपको भरने के लिए परीक्षाओं में आता है 10 नंबर का आता है, ठीक। और ये 10 नंबर बिल्कुल आज पक्के करके जाएंगे, ठीक। तो बस जो जो प्रश्न कराते जाए उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। पिछले 10-15 सालों के जो क्वेश्चन थे उनका एक निचोड़ हमने निकाला। उसके बाद जो बार बार क्वेश्चन जिन क्षेत्रों से पूछे जा रहे थे उनको हमने आपके समक्ष रखा है। तो सबसे पहला एक टॉपिक कि 5 प्रश्न भूगोल से आपसे पूछे जाएंगे, यानी 5 प्रश्न जियोग्राफी से होंगे और 5 प्रश्न हिस्ट्री के रहते हैं मैपिंग में, ठीक। आपका पेपर पैटर्न कैसा है, ठीक, ये भी समझ लीजिए। पेपर पैटर्न कैसा है आपकी बार एसएसटी का? तो सबसे पहले तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके पास, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहले जो 10 होंगे वो आपके हिस्ट्री से होंगे और सिविक्स से होंगे, ठीक। उसके बाद अगले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके जियोग्राफी से होंगे और इकोनॉमिक्स से होंगे, ठीक। तो ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके हो गए। तो इनका भी एक पीडीएफ हम आपको देंगे, उसके बाद एक क्लास भी इस पर रखेंगे जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्नों को भी कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद अगला खंड बा जब चालू होता है तो खंड बा में आपसे 4 क्वेश्चन पहले पूछे जाएंगे, ठीक। और इनमें से 4 के चारों जो होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। तो यहाँ से आप 16 नंबर कलेक्ट करेंगे, ठीक। और ये चारों क्वेश्चंस जो लिखने होंगे आपको 80 शब्दों में लिखने होंगे, ठीक। और चारों क्वेश्चंस में क्या होगा, अथवा में एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, ठीक। अथवा में एक क्वेश्चन और मिलेगा। इसके बाद आप 4 यहाँ वही करेंगे, उसके बाद 4 अथवा में और आपको मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि आपको एक और अगला क्वेश्चन करना होगा, उसमें भी 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और वो प्रत्येक होगा 6 नंबर का। तो यहाँ से आप 24 नंबर्स कलेक्ट करेंगे, ठीक। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये भी डबल डबल होंगे, ठीक। इनमें से 2 में से एक आपको करना होगा, यानी 8 क्वेश्चंस होंगे, 4 आपको करने होंगे। यहाँ भी 8 क्वेश्चन होंगे, 4 आपको करने होंगे। टोटल यहाँ से आप 40 नंबर कलेक्ट करेंगे। ये आपके वर्णात्मक होंगे यानी लिखित होंगे। ये जो होगा ये 150 शब्दों में लिखना होगा, और ये जो होगा आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, ठीक। ये 20 बहुविकल्पी हो गए। इसके बाद अगला जो लास्ट में एक आएगा मैपिंग। मानचित्र आपको एक मिलेगा, उस मानचित्र में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। आपको प्रश्नों को मानचित्र में भरना है, ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रश्नों का आंसर लिख देते हैं, उनको मानचित्र में दर्शाते नहीं। तो ये तरीका गलत है। आंसर केवल उनके लिए हो जाता है जो दृष्टिबाधित होते हैं या जो देख नहीं सकते, वो आंसर लिख सकते हैं। आप वो आंसर नहीं लिख सकते, सामान्य लोग आंसर नहीं लिख सकते, उनको मानचित्र में दर्शाना होता है, ठीक। तो मैपिंग में भी हमने अभी बताया आपको कि 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आएंगे, ठीक। तो 5 हिस्ट्री के होंगे, 5 जियोग्राफी के होंगे। तो आज सबसे पहला मोटिव ये है हमारा कि इन 10 प्रश्नों को कवर कर लिया जाए, ठीक। इन 10 प्रश्नों में से 10 के 10 हम लोग अटेम्प्ट करके आए, ठीक। तो पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो 10 और 20, 30 और 40, 70 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं, आज मैपिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया परीक्षाओं में, और वो पूछा जाता है डैम यानी कि बांध। तो बांध से एक क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक। तो बांध के क्वेश्चन को आज हम पूरा करा देते हैं। तो सबसे पहला, ठीक, तो सबसे पहले आपको सतलज बांध पढ़ना है, सतलज बांध। तो
जो जानकारी आपसे ली जाती है, जो जानकारी आपसे पूछी जाएगी, सिर्फ उसी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो सतलज बांध पर भाई सबसे पहली चीज क्या है कि ये बांध किस नदी पर है। ठीक, तो ये तो हो गया बांध। ठीक, अब दूसरी चीज किस नदी पर है, तो भैया सतलज सॉरी भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर है, तो नदी सतलज और भाखड़ा नागर बांध। ठीक, और नदी क्या है, सतलज नदी। नदी हो गई आपकी सतलज नदी। उसके बाद ये स्थान आपसे पूछेगा कि कहाँ पर है। ठीक, तो आप बता देंगे होशियारपुर पंजाब के होशियारपुर जिले में। ठीक, तो प्रश्न कैसे बनेगा, मैं मानचित्र में पूछेगा आपसे वह स्थान जहां भाखड़ा नागर बांध स्थित है, तो आप क्या बता देंगे, होशियारपुर पंजाब। ठीक, पूछ देता है वह नदी जहां भाखड़ा नागर बांध स्थित है, तो सतलज नदी। ठीक, अब उसके बाद दूसरा बांध आता है आपका हीराकुंड बांध। ठीक, हीराकुंड बांध। ठीक, तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर बना हुआ है, महानदी। ठीक, महानदी पर बना, और कहाँ पर बना है तो याद रखना संबलपुर उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा की एक और खास बात है, उड़ीसा से प्रश्न बनता है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो आप याद रखेंगे चिल्का झील भी कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, महानदी पर, और महानदी में भी कहाँ, संबलपुर उड़ीसा। ठीक, संबलपुर जिले का नाम है और उड़ीसा में। इसके बाद ये बात यहाँ पर एक याद रखना आप लोग कि भाखड़ा और नागल ये एक ही नहीं है, ये दो डैम है। भाखड़ा अलग है और नागल अलग है। इन दोनों डैमों के बीच की दूरी कितनी है, 13 किलोमीटर। ठीक, ये दोनों अलग अलग बांध है। ठीक, और लेकिन इनको पढ़ा संयुक्त रूप से जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, अगर कहा जाए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध टिहरी बांध है। ठीक, ऊंचाई पर स्थित, ठीक, पहाड़ों पर स्थित है। लेकिन ऊंचा बांध अगर कहा जाए तो ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध। इसके बाद अगला आता है अपना सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जो है, पहली चीज तो ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी में कहां पर, तो अहमदाबाद गुजरात में। ठीक, चौथा बांध आपकी परीक्षाओं में 6 या 7 बांध है। ठीक, उन्हीं में से पूछता है बार बार। ठीक, सलाल बांध, ये कई बार आया है। इस समय वर्तमान टाइम में सरदार सरोवर ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक, और हीराकुंड। ठीक, ये पहले पूछा गया है, भाखड़ा नागल और सलाल। ठीक, तो सलाल बांध कहाँ पर है, तो भैया सलाल बांध पहले तो किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर, याद रखिएगा चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में है, तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है। ठीक, जम्मू एवं कश्मीर में। पांचवा आपका है नागार्जुन सागर बांध। ठीक, तो नागार्जुन सागर बांध जो है, याद रखना कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है, तो याद रखना ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है। ठीक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बांटने वाली नदी कृष्णा नदी है। ठीक, और उसी नदी पर ये डैम बना हुआ है, और इस डैम का नाम क्या है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक, अब अगला बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक, ये भी समय नया बहुत पूछा जा रहा है। राणा प्रताप सागर बांध, तो ये भैया चंबल नदी पर है,
खतरनाक नदी है भाई चंबल नदी। तो चंबल नदी पर है और कहाँ पर है, तो याद रखना राजस्थान के कुर्द जिले में, राजस्थान के कुर्द जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद एक बांध और आपके सिलेबस में है जो बार बार पूछा गया है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक, तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी यानी कि गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक, अगली चीज क्या है कि ये टिहरी जिले में ही है। ठीक, तो जिस जिले में है वही इस बांध का नाम है। और टिहरी जिला आपको पता है कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड भारत वाला है, यूके भारत वाला है ये, यूनाइटेड किंगडम ना समझना आप, यूनाइटेड किंगडम, यूके को यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और आपको हमने बताया था यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 में हुआ था। ये प्रश्न भी बनता है। अब तेरा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक, टिहरी जिले में है और कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक, तो इतना इसको कंप्लीट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद ये टॉपिक बांध का था, इससे एक प्रश्न बनने के 90% चांस है कि यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा। ठीक, अब बांध के बाद भूगोल से एक और क्वेश्चन उठाते हैं, नदियों के बारे में पूछता है। ये तो नदियों पर बने बांध थे। ठीक, अब नदियों के बारे में भी पूछता है, तो बिल्कुल एक शॉर्ट तरीके से आपको नदियों के बारे में बताते हैं। प्रश्न ये बन जाता है कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। ठीक, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। अब दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से सबसे पहली नदी है कृष्णा नदी। ठीक, अभी हमने बताया कि दक्षिण के दो राज्य भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, इन्हीं दोनों का सीमा निर्धारण भी करती है कृष्णा नदी, और इसी नदी पर नागार्जुन सागर बांध भी बना हुआ है। ठीक, तो कृष्णा के बाद अगली नदी है कावेरी नदी। ठीक, कावेरी के बाद अगली नदी है गोदावरी। ठीक, और अगली नदी है महानदी। ठीक, महानदी। ठीक, तो ये चार नदियां जो हैं ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक, तो प्रश्न ऐसे बन जाता है वह स्थान जहां गोदावरी स्थित है, तो हम क्या कर देंगे दक्षिण भारत। गोदावरी किस क्षेत्र में, भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में। ठीक, वह स्थान जहाँ कृष्णा नदी है दक्षिण भारत, वह स्थान जहाँ गोदावरी दक्षिण भारत, वह स्थान जहाँ महानदी है दक्षिण भारत। ठीक, तो ये स्थान होगा भाई, ये चार नदियां प्रमुख रूप से दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक, अब नदियों से एक प्रश्न ये बनता है कि ज्यादातर नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। ठीक, ज्यादातर नदियां क्या होती है भाई, इस दिशा से इस दिशा में जाती हैं। ठीक, यहाँ से इनका उद्गम होता है और यहाँ पर ये जाकर के सागर में समाहित हो जाती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं कि जो उधर से चलती हैं और इधर समाहित हो जाती हैं, यानी इनका उद्गम पूर्व से होता है और ये समाहित पश्चिम में होती है, बाकी ज्यादातर पश्चिम से निकल के पूर्व में समाहित होती है। ठीक, तो हमको पता है कि भाई इधर पूर्व क्षेत्र में क्या अपनी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम क्षेत्र में भैया क्या अपना अरब सागर, अरब सागर, पश्चिम क्षेत्र में क्या अपना अरब सागर। ठीक, आपको दिखाते हैं।
में क्या लगेगा मैप। तो ये क्या हो गया, अरब सागर अपना पश्चिम क्षेत्र में और बंगाल की खाड़ी पूर्वी क्षेत्र में। तो ज्यादातर मोस्टली नदियां जो हैं वो हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक, तो कुछ ही प्रमुख नदियां हैं ठीक जो अरब सागर में गिरती हैं। तो हम क्यों ना करें कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम याद कर लें। ठीक, बाकी जो शेष बचती वो बंगाल की खाड़ी वाली हो गई। ठीक, तो सबसे पहली प्रमुख नदी क्या है, तो माही नदी। ठीक, ये हमारी पूर्व से निकलती है और पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। दूसरी है मांडवी, दूसरी कौन सी है, मांडवी। तीसरी कौन सी है, जावरी। ठीक, तो ये नदियां बोर्ड परीक्षाओं में कम पूछी गई हैं। ठीक, लेकिन इनको भी याद कर लीजिए क्योंकि जो लगातार नहीं पूछा जा रहा है उसके बनने की भी चांस हो जाते हैं। ठीक, ज्यादा पूछी जाने वाली में कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा साबरमती, साबरमती। ठीक, त्राप्ती, ये सबसे ज्यादा बार पूछी गई त्राप्ती, तो इसको याद रखना त्राप्ती। ठीक, और अगली है नर्मदा, नर्मदा। ठीक, तो ये 6 नदियां जो हैं, ये है तो और भी नदियां लेकिन वो छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये 6 बड़ी प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। अब प्रश्न ऐसे बनता है, त्राप्ती नदी, वह स्थान जहाँ त्राप्ती नदी निकलती है, गिरती है, तो आप क्या बता देंगे, अरब सागर। क्या बता देंगे, अरब सागर। ठीक, कहते वह स्थान जहाँ पर गंगा नदी गिरती जाके। ठीक, तो क्या बता देंगे आप, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो क्योंकि बाकी सारी नदियां, गंगा हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक, अन्य नदियां जो हैं कृष्णा, कावेरी वगैरह, ठीक, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके। ठीक, तो नदियों से जुड़ा हुआ आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, फसलों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न आपका नदी या डैम से तो आना ही आना है। ठीक, अब इसके बाद कुछ फसलों से जुड़े हुए क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले काफी उत्पादक राज्य, काफी उत्पादक राज्य। ठीक, तो प्रश्न बनेगा भाई काफी उत्पादक राज्य, तो आप लगाएंगे सबसे पहले कर्नाटक या केरल, ठीक, या तमिलनाडु। प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न ऐसे बनेगा, वह स्थान जहाँ, या इसे प्रश्न बनता है कि काफी उत्पादक एक राज्य आपको मैप दर्शाना होगा, तो आप केरल भी दर्शा सकते हैं, कर्नाटक भी दर्शा सकते हैं और तमिलनाडु भी। मैप की आपको पूरी जानकारी देख लेनी है। ठीक, मोबाइल से डाउनलोड कर लेना कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। ठीक, वहाँ पर आप जाएंगे, इसे प्रश्न मिलेगा आपको जिसे 9वें के काम में कह रहा है कि वह स्थान जहाँ काफी सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है या काफी उत्पादित करने वाला कोई राज्य दर्शाइए। तो आप मैप में जाएंगे और ऐसे उसको जिस चिन्ह से दर्शाना होगा वो चिन्ह खुद पेपर में बताता है कि भाई आपको वर्ग से दर्शाना है, त्रिभुज से दर्शाना है या अन्य किसी साइन से दर्शाना है, वही चित्र आप वहां बना देंगे और लिखेंगे 9 का पहला प्रश्न है तो 9 का पहला, 9 का दूसरा है तो 9 का दूसरा, और बाहर जाकर मैप से उसमें आंसर राइट कर देंगे अपना। जो आंसर कर्नाटक है तो कर्नाटक लिख देंगे, केरल है तो केरल लिख देंगे। ठीक, तो मैप को भरने का यही सही तरीका होता है। अब इसके बाद काफी के बाद अगला होता है चाय उत्पादक। ठीक, तो यदि आपसे चाय उत्पादक राज्यों के बारे में पूछे तो असम सबसे पहले नंबर पर आता है। असम के बाद अगला होता है पश्चिम बंगाल। ठीक, ये भी चाय उत्पादक राज्यों में अव्वल दर्जे पर आता है। ठीक, चाय के बाद अगला जाता है भाई चावल उत्पादक राज्यों के नाम अगर आपसे पूछे तो उसमें भी आप पश्चिम बंगाल, ठीक, और बिहार का नाम जोड़ देंगे। ठीक, चावल के बाद आपसे गेहूं उत्पादक राज्यों के बारे में पूछ दे, ठीक, तो गेहूं उत्पादक राज्यों के बारे में आप लिख देंगे पंजाब, ठीक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक, ये गेहूं उत्पादक राज्यों में आ जाते हैं। ठीक, अगला चावल, काफी, गेहूं। ठीक, इसके बाद आपसे पूछ सकता है केसर उत्पादन में। ठीक, तो केसर उत्पादन में सबसे अग्रणी भारत में कौन है, जम्मू कश्मीर। ठीक, आपसे पूछ दे सेब उत्पादन में। ठीक,
तो सेब उत्पादन में सबसे आगे है जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक। सेब उत्पादन के बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है गन्ना उत्पादन, ठीक। तो गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखो प्रश्न कैसे घुमा था अगली बार, उसने पूछा था कि उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादित करने वाले प्रमुख जिलों के नाम क्या है, ठीक, या प्रमुख क्षेत्र क्या है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ दे तो सबसे पहले आप लगाएंगे सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक। पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक। और मेरठ, मेरठ, लखीमपुर खीरी, ठीक। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ने उत्पादक राज्य है, ठीक। उत्तर प्रदेश वैसे भी सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य है, ठीक। इसके बाद आपसे अगर पूछ दे मसाले, मसाले के बारे में पूछते हैं, ठीक। मसाले सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होते हैं, तो केरल में। मसाले सबसे ज्यादा केरल में। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है सीमेंट, सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र, तो याद रखना कटनी, मध्य प्रदेश, कटनी मध्य प्रदेश। अब उसके बाद आपसे पूछ सकता है अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, तो अब्रक जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित होता है हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड। अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है, तो हजारीबाग, झारखंड। इसके बाद आपसे और प्रश्न बन सकता है कि मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक। तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है, ठीक, उड़ीसा। अब आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि जूट सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाले राज्य, तो याद रखना पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादित करने वाले राज्य हैं, ठीक। इसके बाद आपसे पूछ दिया जाए बॉक्साइट, बॉक्साइट उत्पादित करने वाले राज्यों में, तो याद रखना उड़ीसा जो है ये बॉक्साइट उत्पादित करने वाले राज्यों में भी सबसे आगे रहता है, ठीक। तो ये कुछ प्रसिद्ध फसलें व धातुओं के उत्पादक क्षेत्र थे, तो इनको भी तैयार कर लीजिए। इनमें से भी एक कोई आ सकता है, ठीक। अब मान लो आपसे प्रश्न एक और बन सकता है कपास, ठीक। कपास का उत्पादन, ठीक, तो याद रखना गुजरात, ठीक, और महाराष्ट्र, ये कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक। इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फसल में एक और पूछ सकता है आपसे रबड़, रबड़ कहाँ, तो कर्नाटक, कमा केरल, ठीक। इनको तैयार कर लीजिए, बिल्कुल प्रश्न पक्का मिलेगा इनसे, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ प्रसिद्ध संयंत्र जो है अपने देश में है, उनके बारे में भी प्रश्न बनता है कि कौन सा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये मैपिंग के ही क्वेश्चन हो रहे हैं अभी। देखिए सबसे पहले कहता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक। तो भारत के 3-4 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उनमें सबसे पहला नाम आता है नरौरा, सबसे ज्यादा बार पूछा गया यूपी बोर्ड में, नरौरा, ठीक। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है नरौरा, और ये कहाँ पर है, तो अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक। इसके बाद दूसरा जो काफी बार पूछा गया है कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक। तो ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक। इसके बाद अगला पूछा गया है रावत भाटा, रावत भाटा, ठीक। तो ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में, ठीक।
तो ये 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखना। प्रश्न ऐसे नहीं पूछता कि नरौरा कहाँ है, कलबक्कम कहाँ है, रावत कहाँ। प्रश्न ऐसे पूछता है कि वो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को दर्शाना। तो देखो आधा नंबर आपको मिलता है कि उसका आंसर, ठीक। और पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक। तो आप इनमें से कलबक्कम बता सकते हैं, रावत बांटा बता सकते हैं और नरौरा बता सकते हैं। आधा नंबर आपका पक्का। उसके बाद यदि आपने उस स्थान को मैप में सही जगह पर दर्शा दिया तो आधा नंबर और आपका मिल गया, यानी टोटल हो गया 1 नंबर। तो आधा नंबर तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, आधा वो मैप में कहाँ पर होती है वो जगह, ठीक। तो दोनों को मिलाकर तब आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक। इसके बाद प्रश्न बनता है आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ठीक। आणविक ऊर्जा केंद्र, तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा आणविक ऊर्जा केंद्र जो है वो कैगा में, कहाँ पर है, तो कैगा में। अब कैगा पड़ता कहाँ पर, तो याद रखना कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक। तो कैगा में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न बनता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क, ठीक। तो लौह अयस्क है वेलेडिला छत्तीसगढ़ में, ठीक। वेलेडिला, ठीक। और ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक। और उसमें भी कौन सा स्थान, तो वेलेडिला सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादित कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है भारत का एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक। तापीय ऊर्जा संयंत्र, तो भारत का सबसे बड़ा या सबसे, ऐसा नहीं पूछता कि सबसे बड़ा है आप बताएं, आप और भी कोई आपको पता हो तो बता सकते हैं, ठीक। तो भारत का तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो इंदौर, ठीक। कौन सा है, इंदौर, ठीक। और इंदौर पड़ता कहाँ पड़ता है, याद रखना मध्य प्रदेश, एमपी में पड़ता है, ठीक। इंदौर कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत की कोई एक प्रसिद्ध, ठीक, बंदरगाह बताइए, ठीक। बंदरगाह, ठीक। तो भारत की 2-3 प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, उनमें से आपको पहली याद रखना है कोच्चि, पहली याद रखनी है कोच्चि। और कोच्चि कहाँ पर है, तो याद रखना कोच्चि है केरल में, ठीक। केरल की राजधानी, ठीक। राजधानी एक जरूर मैपिंग में भरने के लिए पूछ रहा है, तो आप सारी राजधानी याद कर लीजिए, ठीक। राजस्थान जयपुर, ठीक। राजस्थान की कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की कई बार पूछी जा चुकी, गुजरात की पूछी जा चुकी, ठीक। तो एक राजधानी भी आप पूरी तैयार कर लीजिए, ठीक। विशाखापट्टनम, ठीक। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये भारत की 2 प्रमुख बंदरगाहें हैं, तो कोई एक आपको लिख देनी है, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद पर्वत से जुड़े कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, पर्वत से भी पूछ देता है। तो सबसे पहले इसे कहता है भारत के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला, तो उत्तर में, ठीक। तो उत्तर दिशा में भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय, ठीक। इसके बाद कह देता है भारत के दक्षिण दिशा में स्थित पर्वत श्रृंखला, दक्षिण दिशा में, ठीक। तो दक्षिण में याद रखना है आपको सतपुड़ा और नीलगिरी,